Hello, this is Akshay Maurya. Today I will be taking the polity for MPPSC. तो आज सबसे पहले एक सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे क्या हम उसको हैंडल करेंगे और आगे उसको हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले जो एमपीपीएससी है उसे हम समझते हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और कैसी है। तो आप सभी को ये पता ही है कि एमपीपीएससी तीन फॉर्मेट में एग्जाम लेता है। फर्स्ट प्री में, सेकंड मेंस और फिर इंटरव्यू। तो जो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि तीनों में अपना रोल प्ले करता है। प्री में भी आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस पर ईयर देखने मिलते हैं। मेंस में अलग से एक सब्जेक्ट है, पार्ट में अलग से क्वेश्चन एग्जाम होता है पार्ट का, जो कि 150 नंबर्स का रहता है। साथ में इसके इकोनॉमिक्स भी ऐड ऑन होता है इसमें। तो ये हो गया। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आपके पॉलिटी पे से पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन तीनों में हम प्री, मेंस, इंटरव्यू में किस अप्रोच से तैयारी करेंगे। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ना मेंस के लिए रहेगी ना प्री के लिए। हमारी मेन अप्रोच रहेगी एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी किस टाइप से क्वेश्चंस डिजाइन करता है, पूछता है, या एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट समझना, जिससे हम मेंस, प्री और इंटरव्यू की तीनों में उसका बेनिफिट ले सके। तो यहां तक आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो तैयारी करने का या प्रैक्टिस पढ़ने का जो भी तरीका होगा वो किस बेसिस पे रहेगा। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो हमारे अदर पेपर ऐसे राइटिंग में भी बहुत मदद करती है हमेशा, कि आपको एक टेक्निकल आइडिया होता है। तो अपन प्री की बात करें, जैसे कि इस बार प्री में बेसिक क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल से हुआ इंडिया में। तो आप सभी को पता होगा आर्टिकल 17 से हुआ। अब यही जब क्वेश्चन मेंस में आएगा तो इसमें हमें फैक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, किस फैक्ट्स में, किस आर्टिकल में क्या चीजें मेंशन है और क्या मेंशन नहीं है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रहने चाहिए जिससे आपका जो आंसर लिखने का तरीका रहे वो अच्छा रहे। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। ये तो बात हो गई हमारे एमपीपीएससी की। अब हम बात करते हैं हमारा सिलेबस, जो सिलेबस है एमपीपीएससी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ऑफ पॉलिटी, ये हम समझेंगे बेसिक ऑफ पॉलिटी क्या है, कैसा है, किस लिए है। फिर सेकंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के पीछे क्या क्या कारण है, कहां कहां से उसे लिया गया, आर्टिकल्स, किस कौन सा आर्टिकल कहां से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया, ये सब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और मेन रीजन कि इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो कब से स्टार्ट हो गया था इंडिया में, कि इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और साथ साथ फिर अब हम देखेंगे क्या शेड्यूल्स, कि कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हो गया। और फिर पार्ट्स देखेंगे, शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स है। ये एक बेसिक आइडिया में हम बेसिक स्ट्रक्चर में देख लेंगे कि ये हमारे सिलेबस में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसका सोर्स कहां से रहा उस आर्टिकल्स का, एसेक्टा, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे उसमें एड ऑन होता जाएगा कहां से क्या कौन सी चीज ली गई है। तो और दूसरा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, यूनियन, यहां से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन मेन पॉलिटी हम मानते स्टार्ट होती है। क्या हो गया, यूनियन और इट्स टेरिटरी, ये देख लेंगे। यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप हो गया हमारा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सिलेबस
आपको थोरोली और अच्छे से पता होना चाहिए हमें किस में से क्या पढ़ना और क्या नहीं। ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की तैयारी या अप्रोच स्टार्ट करने के लिए कि हमें पता हो कि हम उस एग्जाम की नीड्स क्या क्या है। इसलिए मैं आज आपको एक सिलेबस बता रहा हूं कि ये सिलेबस है। और साथ ही साथ इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब हमारे इस और इसके पार्ट्स में आ जाएंगे। और एक चीज और, पार्लियामेंट हमारा, पार्लियामेंट और एक्सेट्रा जो भी चीजें इसमें है, ये एक नॉर्मल आपको छोटा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। ब्रीफ जब हम हमारी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको एक एक पार्ट, हम उसके पार्ट्स बहुत अच्छे से समझेंगे किस पार्ट्स में किसका क्या रोल है। और साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे क्या, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या पार्ट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, गवर्नर, सीएम, स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इसमें से ये पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या कहां कहां क्या चीजें दे रखी और क्या दी गई है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सिलेबस में, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जुडिशरी, जुडिशरी जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जुडिशरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम पॉलिटी अच्छे से समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा जुडिशरी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसमें क्या क्या एग्जांपल के तौर पे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर एससी एंड एसटी, फिर ओबीसी। ये सब हमारी कुछ एक एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए जो कि है। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कैग जिसमें एमपीपीएससी में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैग में से। और फिर हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसमें एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन। ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो एग्जांपल के तौर पे। तो ये सब हमें हमारे सिलेबस में कंप्लीट करना, और ब्रीफली हम इसे कंप्लीट करेंगे बिल्कुल स्लो प्रोसेस में जिसमें आपको हर एक चीज हर एक फैक्ट्स अच्छे से याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटी में कि आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, फिर तो आप हर कुछ समझ सकते हैं। ये एक लॉजिकल टाइप, अगर आपको प्रेसिडेंट के बेसिक्स पता है फिर क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्मेट हो आपको पता रहेंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन बनते कैसे, कहां से आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से मिलते हैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो करंट्स में न्यूज होती है स्टेट पीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट में जो भी न्यूज है उसमें से क्वेश्चन है। और सिलेबस उतना वास्ट नहीं है कि हमें ज्यादा तकलीफ हो, तो हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हमें आंसर कैसे लिखने मींस के ये पता होना चाहिए और सारी चीजें। तो इसको हम बिल्कुल थॉरोली और इजी वे में, जिसमें आपको इजी लगे समझने में, तो अपन उस वे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। तो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी में दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या है, हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। ठीक है, अब हम जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, और साथ साथ हम एक चीज पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सुप्रीम लॉ हमें प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हमारे यहाँ पॉलिसीज होगी, लॉज होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके नहीं हो सकते। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इस हिसाब से ऐसा लॉ बनेगा, वो इसी के हिसाब से चलेगा। अगर कभी भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई भी लॉ बनाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है कि वो अब भैया लागू नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे में, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अब ये क्या हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स हेल्प्स और मेक्स गवर्नमेंट वर्क। ये हमारी गवर्नमेंट को बताता है आप कैसे वर्क करेंगे और किस बिहाफ पे कैसे हर चीज का काम करेंगे। वर्किंग स्ट्रक्चर जो भी गवर्नमेंट का होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ऐसा वर्क इस हिसाब से, या जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है उस हिसाब से ही गवर्नमेंट वर्क करेगी, उसके अलावा वर्क नहीं करेगी। तो हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया में, और ये बहुत अच्छी चीज इंडिया में होना चाहिए। अब हम देखते हैं, इसे एक चीज और बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। अब ये लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय उसमें जो आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स थे, तो अब उन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स भी हुए समय के साथ चलते हुए कि जहां बदलाव की जरूरत है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, तो इस वजह से हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको थॉरोली क्लियर हो गई होगी। अब इसमें ही एक वर्ड जुड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये क्या होता है, ये हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसकी पावर, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको इसको बहुत इजीली समझे, जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हम उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस नहीं लगाते कॉन्स्टिट्यूशन से तो अनलिमिटेड पावर्स हो सकती, वो कुछ भी कर सकते। तो इस वजह से हमें ये चीज करनी है कि लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये एग्जाम्पल के तौर से कैसे आएगी, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, रूल ऑफ लॉ, मतलब हमारे यहाँ कानून या लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कोई गिल्टी फाउंड होता है लॉ के अगेंस्ट तो उसे सजा होगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्टर्स हो, कोई हो, सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो, वो लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते हमारे देश में। ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है, टेम्पररी गवर्नमेंट है, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। टेम्पररी गवर्नमेंट का मतलब हर 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं। तो इससे क्या है, जब भी इलेक्शन होगा तो उस जो भी हमारी पार्टीज है गवर्नमेंट की, जो भी इलेक्शन लड़ती पार्टी, उनको पब्लिक के बीच में जाना होगा वोट मांगने। तो इसलिए भी वो किसी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल बाद हमें उसी पब्लिक के पास जाना है जिनसे हमें वोट मांगने हैं और फिर से हमें पावर में या गवर्नमेंट बनानी है। तो ये टेम्पररी गवर्नमेंट भी एक पार्ट है। और दूसरा तीसरा खुद एक पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कोई भी लॉ नहीं बना सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आर्टिकल्स में मेंशन है किसकी कितनी पावर है और कौन किसको नहीं कौन गवर्नमेंट कौन सा काम कर सकती है, कौन सा नहीं कर सकती।
अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहला सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरव्यू में, मेंस में, कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सेकंड क्या है? इट्स मेक या हेल्प इन गवर्नमेंट वर्क, वो गवर्नमेंट को काम करने या वर्क करने के लिए हेल्प आउट करता है। तीसरा, वो रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का भी, ये हम आगे अभी बताएंगे कैसे। तो रिटन, और फोर्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, उसमें बदलाव हो सकता है, पर जो चीज उसमें नई चीजें ऐड हो सकती है, ऐड की जाती है समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार, इसलिए वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये है भाई लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है? जो भी गवर्नमेंट उसकी पावर्स को लिमिट करता है कि वो मिसयूज ना करे अपनी पावर्स का। तो क्या इसके लिए क्या बेनिफिट है? रूल ऑफ लॉ, कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाएगा उसके ऊपर प्रोसीजर चालू हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई जिसे हम कहते हैं। और सब दूसरा टेम्परेरी गवर्नमेंट है, जो कि 5 साल है, 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद उन्हीं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट, जो भी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, जैसे करेंटली हमारे जो पीएम है, पीएम भी 5 साल बाद वोट मांगने या वोट के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। तो इस वजह से भी वो मिसयूज नहीं होते और लिमिट में अपनी पावर की में बंधे रहते या पावर का मिसयूज नहीं करते। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन खुद, कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद कैसे होता है? क्योंकि वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं कर सकते या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी लॉज या पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो यहां तक आपके लिए क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स, सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे क्या क्या कंटेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है, और 12 शेड्यूल्स है, और ये तीनों मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। तो आपको अब ये सिंपली याद रख लेना है प्री के फैक्ट्स के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्या क्या कंटेन है। 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, और ये तीनों मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं? लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं क्या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या ऑर्गन्स है ये हम सबसे पहले समझते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी। ये तीन हमारे गवर्नमेंट के मेन पार्ट है। तो अब इन तीनों में क्या अंतर है? लेजिस्लेटिव, जो कि हमारे यहाँ लॉस मेकिंग में हेल्प करते, हु मेक्स द लॉ, हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और जुडिशरी किस लिए? आपको जैसे ही हम इन दोनों को समझेंगे बताते जुडिशरी है ना, हु गार्ड्स या सेव द लॉस। जुडिशरी हमारे यहाँ क्या काम करती है? किसी के भी अधिकार को बचाने का काम, किसी के भी लॉस को, कि कोई गलत लॉ इंप्लीमेंट ना हो जाए और लॉ सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सब में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहली बात है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या, जैसे पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट मान लीजिए हमारा, पार्लियामेंट में कितने पार्ट्स हो गए? लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो पार्ट हो गए। जो पार्लियामेंट हमारे यहाँ लॉ मेकिंग का काम करता है, ठीक है। इसको ही हम स्टेट में भी समझेंगे, जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या हो गया?
लोअर हाउस हो गया, राज्यसभा अपर हाउस हो गया, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। इस वजह से यहां जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपीज, यहां भी जो आते हैं एमपीज, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। ये वर्ड आप बहुत अच्छे से याद रखें कि राज्यसभा के जो भी एमपीज है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्ट कैसे होते हैं? जो हमारा एमएलए है या एसएलए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां के लोग राज्यसभा के जो भी हमारे एमपीज होते हैं उन्हें वोट करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे? लोकसभा, पीपल ऑफ द हाउस भी बोला जाता है, पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है ऐसे। ये तो लोकसभा है रिप्रेजेंटेशन किनके द्वारा? पीपल्स ऑफ इंडिया के द्वारा। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है स्टेट के द्वारा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। अब यहां ये चीज हो गई। अब हमने माना एक लॉ बना पार्लियामेंट से, जो पार्लियामेंट, अब जो लॉ बन गया उसे लागू कौन कराएगा या उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो हो गया एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में भी दो बॉडीज हो गए, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। पहला जो पॉलिटिकल है उसमें हमारे सीएम, पीएम ये सब आ जाएंगे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव में एसडीएम, आईएएस, ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे पार्ट होगा। ये हमारे इंप्लीमेंट करवाते लॉ को। अब आता है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या हो गया? ये देखता है कि लॉ जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। लॉ जो हमारे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लॉ बना है वो सही है कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है कि नहीं, ये कौन चेक करता है? हमारी जुडिशरी। जुडिशरी के पार्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम मेकिंग द लॉज, जो कि पार्लियामेंट से। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इंप्लीमेंट द लॉ। और जुडिशरी का क्या काम है? टू सी इफ लॉ इज implementing in right way or not, or law has been made with the rules of constitution or not। ये जुडिशरी हमारे यहां चेक करती है। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एमएलए के द्वारा, जिनको आप फॉर्मली विधायक के नाम से जानते हैं, और एमपीस को सांसद के नाम से। और इनका होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अपने हर स्टेट में तो एसएलए और एसएलसी नहीं है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट्स में नहीं है। तो ये कितने स्टेट्स में है ये हमें इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल 8 स्टेट्स में है। अब वो 8 स्टेट कौन कौन से है तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ तेलंगाना, सिक्स्थ महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। सॉरी, टोटल 7 स्टेट में हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जो मैंने नाम बताया है आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन 7 स्टेट्स में हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, कैसी है, यहाँ के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एमएलए, और यहाँ एमएलसी। इसको हम हिंदी में विधान सभा भी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं विधान परिषद। ये आपके लिए एक इजी वे हो गया। अब हम इसमें एक चीज समझते हैं कि जो हमारे यहाँ सेंटर, जहां जहां हम दो हाउसेस देखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बाइकैमरलिज्म, और जहां जहां हम सिंगल हाउस देखेंगे उसे क्या बोलेंगे, यूनिकैमरलिज्म। इसका मतलब क्या, जहां जहां सिंगल हाउस है यूनिकैमरलिज्म का, वहां सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल एमपी में से क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, तो क्या है, ये यूनिकैमरलिज्म है। और जैसे ही हम सेंटर पे जाते हैं वहां राज्यसभा और लोकसभा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइकैमरलिज्म, जहां की दो पावर है, डिवाइडेड है। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो चुकी है, या दो हाउस है और यहां सिंगल हाउस। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले हमारा बेसिक्स ऑफ पॉलिटी में। ये चीज हमने अभी तक कहां तक समझ ली, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट तक। तो क्या से क्या रोल होते हैं ये हमने समझ लिया आज। तो इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो हम कल लाएंगे, आगे का लेक्चर। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।